हेलो गाइस, आई वेलकम टू ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ RSA जयपुर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो है क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1। ठीक है, और इस चैप्टर में हम बात करेंगे या फिर सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं और केमिकल रिएक्शंस कहाँ कहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं, एनवायरनमेंट में कहाँ को देखने की मिलती है, और किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो अकर होती हैं, और इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। केमिकल रिएक्शंस की इक्वेशन होती है, केमिकल इक्वेशन जिन्हें कहते हैं, उनको कैसे लिखते हैं, और बैलेंस कैसे करते हैं, और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कौन सी होती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको अगर इस वीडियो से कोई वैल्यू मिले या फिर वैल्यूएबल लगे आपको, या फिर आपको कुछ सीखने को मिले नया, तो आप प्लीज़ वीडियो के जो लाइक बटन को ज़रूर से दबा दें, प्रेस कर दें। और अगर आपने अभी तक RSA के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपको भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बताता हूं कि केमिकल रिएक्शन, क्योंकि अपना चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, तो देखो होती क्या है केमिकल रिएक्शन, तो इसीलिए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में अगर मैं कोई टेम्परेचर का चेंज करता हूं या कुछ कंबाइन करवाता हूं, तो किसी सब्सटेंस में अगर कोई केमिकल चेंज अगर होता है, क्या होता है, केमिकल चेंज देखने को मिलता है, तो केमिकल जो चेंज देखने को मिलता है तो उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो रिएक्शन जो है इसको मैं अब से आरएक्शन लिखूंगा थोड़ा शॉर्ट में, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो हम जो एनसीईआरटी की लाइन है वो पढ़ते हैं कि क्या बोल रही है। देखो जो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, व्हेनेवर ए केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शंस हैज़ टेकन प्लेस। ठीक है, हम कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो वो एक परमानेंट चेंज है, इसी चेंज को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और इसको एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग तरीके से हम सिम्बायोटिकली, जैसे एलिमेंट से एलिमेंटल फॉर्म में या फिर एटम के फॉर्म में, है ना, इन चीज़ों को एक तरीके से लिखते हैं, उसको कहते हैं, उसे लिखने के तरीकों को कहते हैं इक्वेशन। मतलब इक्वेशन के रूप में हम इनको चीज़ों को लिखते हैं, जिसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और अगर मैं बात करूं कि ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो कहाँ कहाँ पर होती हैं, ये देखो कहाँ कहाँ पर होती है। अगर हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है अपनी बॉडी में, तो वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। जो आयरन पड़ा है आपकी छत पे या आपके एनवायरनमेंट में बाहर किसी भी आपके चारों तरफ, और वो बहुत दिनों तक पड़ा रहता है, तो आप देखते होंगे कि उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, जिससे आयरन का इरोजन होता रहता है। उसे कहते हैं रस्ट, कहते हैं जंग, हिंदी में जंग कहते हैं अपनी लोकल भाषा में। ठीक है, जो ये रस्ट है वो कैसे आई, ये भी एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि ये सब्सटेंस में एक तरीके से केमिकल चेंज ले आती है। और अगर मैं किसी भी मेटल के, जैसे मान लो कि मैं कोई मैग्नीशियम का मेटल लेता हूँ, इसका कोई रिबन लेता हूँ, मैं छोटा रिबन लेता हूँ, उस रिबन को अगर मैं यहाँ से जलाता हूँ, तो यहाँ पर जो भी आपको कोई चेंज देखने को मिलता है, कोई भी चेंज अगर आपको देखने को मिलता है, तो वो केमिकल चेंज देखने को मिलेगा, और इस केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो आपने सीखा कि केमिकल रिएक्शंस कहाँ कहाँ पे हो सकती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो जाता है, मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज हो जाता है, दही बन जाता है। तो वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन का बहुत ही वाइटल रोल प्ले होता है। ठीक है, और बात करें हम अपनी रेस्पिरेशन में, ठीक है, रेस्पिरेशन में वहाँ पर भी अभी जो ग्लूकोज जहाँ पे बनती है, ठीक है, या फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जहाँ पे होता है, वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन का एक बड़ा ही आईएमपी रोल माना जाता है।
वहाँ पर भी केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये जो केमिकल चेंजेस होती हैं ये किसी भी सब्सटेंस में तभी हो सकते हैं जब या तो आप कोई टेम्परेचर चेंज करें या फिर उसमें किसी भी सब्सटेंस का एड ऑन करें, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अगर हम ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, सर ठीक है केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वेरी गुड, लेकिन हम किस तरीके से पहचानेंगे कि ये केमिकल चेंज ही है? तो देखो आपको छोटा सा तो हिंट मैं इस यहीं से दे देता हूँ कि दो तरीके के चेंजेस होते हैं। एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दो तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये सब्सटेंस के अरेंजमेंट में या फिर सब्सटेंस के जो कंटेंट है, एक तरीके से कंटेंट जिसे कहते हैं, उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। कंटेंट में जो है वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। और जो फिजिकल चेंज है वो चेंजेस होते हैं जिसमें जो सब्सटेंस होता है उसकी जो स्टेट में बोल सकते हैं एक तरीके से, उसमें कलर में। हालांकि ये जो स्टेट और कलर्स होते हैं ये हमारे केमिकल चेंजेस में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो या तो स्टेट में चेंजेस होता है। स्टेट में चेंजेस होने का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे स्टेट के चेंजेस होने का मतलब और यहाँ पे स्टेट के चेंज होने का मतलब अलग अलग है। जिस तरीके से मैंने बात करूँ, अगर H2 जो है वो लिक्विड फॉर्म में था और किसी तरीके से वो अगर गैसियस फॉर्म में वाष्प बन जाए, भाप बन जाता है, तो ये जो चेंजेज हुआ इसको कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकली जो इनमें चेंज आता है इसको कहते हैं फिजिकल चेंज, और केमिकली जो चेंज आता है उसको कहते हैं केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज की अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि जिस तरीके से अगर मैं एसिड बेस रिएक्शन करवाता हूं, एसिड और बेस की अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं तो जो चेंजेस होते हैं उनको कहते हैं केमिकल चेंजेस। अब ये जो एसिड बेस से रिएक्शन करवाने पर जो प्रोडक्ट बने, अपन को मिले, जो भी अपन को मिला सब्सटेंस, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं इनकी स्टेट किस तरीके की है और किस तरीके से डिफरेंट है इनिशियल स्टेट से, तो वो होती है केमिकल चेंजेस। तो आपको एक छोटा सा आइडिया तो मिल चुका होगा जो आप जो लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो, लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में चलते चलोगे केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक है। और केमिकल चेंजेस की रिएक्शंस भी डेफिनेशंस भी आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस जो होती है उनको हम पहचान सकते हैं हम देख के कि क्या वहाँ पर इवोल्यूशन गैस हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ द गैस है वो जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। यस और नो, ठीक है, मतलब गैस निकल रही है नहीं निकल रही, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि उसके कलर में क्या चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें से जो टेम्परेचर है उसका चेंजेज हुआ है या नहीं हुआ है, जो हीट है या जो एनर्जी है वो निकली है या अपन को देनी पड़ी है ना। ये भी केमिकल रिएक्शन को भी ही बताती है, ठीक है। अब अगर मैं अगला बात करूं तो और क्या बोल सकता हूं कि केमिकल रिएक्शंस को और किस तरीके से पहचाना जा सकता है, तो हम देख सकते हैं कि जो सब्सटेंस है ना, इस सब्सटेंस के जो अंदर के जो जैसे मान लो यहाँ पे एसिड जो है और बेस जो है एक दूसरे से रिएक्शन करके जो अलग तरीके का जो सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इनमें जो इनका जो एसिड का और बेस का, इन दोनों का जो मिलने पर जो बने थे या कंबाइन करने पर जो नया फॉर्म सब्सटेंस बना, तो वो किस तरीके का दिखता है, वो ये सारी चीज़ें क्या डिटरमाइन करती हैं, ये करती हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं कि केमिकल रिएक्शंस को हम किस तरीके से, इवोल्यूशन ऑफ द गैस को किस तरीके से समझ सकते हैं, तो क्योंकि हमने लोअर क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं कि अगर नहीं पढ़ के आए तो कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, आरएस से आपके लिए इसीलिए तो हैं क्योंकि आपके बेस कमज़ोर हैं, ये हम आपके लिए समझ के चलते हैं। तो इसी कड़ी में हम सीखते हैं कि जो बच्चे हैं जो जिनका बेस कमज़ोर होता है तो उनके लिए हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमने पढ़ा था पहले छोटी क्लासों में कि जो एसिड जो होता है उसकी रिएक्शन हम अगर मेटल से करवा दें, अपन ने इसको 8th क्लास में भी पढ़ा था शायद, और 6th क्लास में भी छोटा सा इसका
दिया हुआ है। ठीक है, अगर एसिड की रिएक्शन में मेटल से करवाता हूँ तो यहाँ पर हमेशा आपको एक नया कंपाउंड देखने को मिलता है। ठीक है, या तो वो सोल्ट होगा, ठीक है, और उसके साथ में एक हाइड्रोजन गैस हमेशा जरूर ही निकलती है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर कोई एसिड लिया, जैसे मैंने यहाँ पर H2SO4 लिया। अगर H2SO4 की रिएक्शन में अगर यहाँ पे Fe से करवाता हूँ, जो एक मेटल है जिसको हम आयरन के नाम से जानते हैं, और ये जो आयरन है ये पीरियोडिक टेबल में 26 नंबर पे आता है। और ये जो H2SO4 है ये क्या बला है सर, ये एक सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाने जाने वाला एक बहुत ही मशहूर एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं जो हाइड्रोजन और सल्फेट के मॉलिक्यूल से बनकर बना होता है। ठीक है, इस जो एसिड है, ये जो एसिड है इसको किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं, किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको किंग ऑफ एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि तो H2SO4 है ना, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत बोर्ड जो एग्ज़ाम हैं उनमें आपको घुमा फिरा के जो क्वेश्चंस है वो देखने की उनकी ज़्यादा या फिर देने की ज़्यादा आदत होती है, इसीलिए वो डायरेक्ट आपको Fe नहीं लिख के वो वहाँ पर लिख देंगे सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मेटल या फिर आयरन। तो आपको वहाँ पर डायरेक्ट क्लिक हो जाना चाहिए कि सर ने बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो H2SO4 ही होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों की जब मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो अपन को यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक तो FeSO4 बन रहा है और एक H2 जो गैस है उसका इवोल्यूशन भी हो रहा है। ठीक है, ये जो एरो है इसका मतलब होता है कि ये एक गैसियस फॉर्म है जो बाहर रिलीज हो रही है। ठीक है, और एक एरो इस तरीके का होता है केमिकल रिएक्शंस में, जिसका मतलब होता है कि इस जो सब्सटेंस बन रहा है वो बाहर नहीं निकल रहा है या फिर बाहर फ्री नहीं हो रहा है। ये जो सब्सटेंस बन रहा है ये प्रेसिपिटेट हो रहा है, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि जो सब्सटेंस बना वो अपने कंटेनर में ही रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप H2 गैस जो निकल रही है ये दर्शाती है कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्योंकि मैंने बताया कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर या तो इवोल्यूशन ऑफ द गैस होगा या उसके कलर में चेंज होगा या फिर वहाँ पर किसी तरीके का टेम्परेचर या सब्सटेंस में चेंज होता है। ठीक है, और अब मैं अगर बात करूँ कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनको किस तरीके से लिखते हैं या इक्वेशंस कौन सी होती हैं, तो देखो मैं अगर एक नई स्लाइड लेता हूँ यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि बच्चों आप ये समझो कि जैसे मान लो मैंने मैग्नीशियम लिया, क्या लिया मैंने, मैग्नीशियम लिया। इस मैग्नीशियम को एक रिबन के फॉर्म में लिया और इस रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने इसका कंबशन किया, इसको बर्न किया, क्या किया, जलाया। तो इस चीज़ को लिखने के लिए जो हम साइंटिफिकली जो दिए गए हैं अपने सिंबल्स दिए हुए हैं या फिर उनके एलिमेंटल फॉर्म्स या फिर उनको लिखने का एक जो तरीका है उस तरीकों को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो देखो जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो हम सबको पता है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमको ज़रूरत होती है किस चीज़ की, हमको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैग्नीशियम जो है यहाँ पे मैग्नीशियम जो है उसकी रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करवाओ सर, ऑक्सीजन से करवाओ तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आप ये समझ लो कि जब भी किसी भी मेटल की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो वहाँ पर आपको मेटल ऑक्साइड जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड देखने को मिलता है। यहाँ पर मेटल था अपना मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की जब मैंने रिएक्शन करवाई तो मेरे को देखने को मिला कि वहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है,
मैग्नीशियम को हम Mg के रूप में लिखते हैं, जो अपने पीरियोडिक टेबल में 12 नंबर पे आता है, और ऑक्सीजन जो है उसको O के रूप में लिखते हैं, लेकिन ये एक मॉलिक्यूल के रूप में प्रेजेंट होता है जिसको O2 के रूप में कहते हैं। और यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला MgO होता है। आई होप आपके बेस थोड़े से तो मजबूत होंगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 9th क्लास के केमिकल रिएक्शन का थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। चैप्टर का जिसमें बताया गया था कि जो मैग्नीशियम जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा अधिकता होती है, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने पर +2 ले आता है, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है तो वो अपने पर -2 ले आता है। इन दोनों की जो कम्बिनेशन करवाते हैं तो हम Mg2O2 बनता है, क्योंकि इसकी जो संयोजकता है, वैलेंसी है, वो इसके पैरों में, और इसकी जो वैलेंसी है वो इसके पैरों में हम लगा देते हैं। लेकिन इसको जनरली हम MgO के फॉर्म में ही लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 जो 2 है इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इस चीज़ को लिखने को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों, केमिकल इक्वेशन जो होती है उनको इस तरीके से लिखते हैं कि उनके या तो एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से कंबाइन करवाया जाए कि उनके बनने वाले जो सब्सटेंस है वो अच्छी तरीके से अपन को समझने में, एक लाइन में समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो LHS है, इसमें LHS कौन सा है ये आपको क्लिक हो गया होगा। LHS जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो लेफ्ट हैंड साइड में LHS है, इसको इन लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रेजेंट है, किसके लेफ्ट हैंड साइड में? इस एरो के। ये जो एरो है ना, ये डायरेक्शन, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो आगे जा रही है या पीछे जा रही, या तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी। इसको और तरीके से अगर मैं आपकी भाषा में लिखूं तो इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। जो बैकवर्ड रिएक्शंस होती हैं उनको हम पीछे जाने वाली रिएक्शन कहते हैं, लेकिन जो फॉरवर्ड रिएक्शंस होती हैं वो आगे जाने वाली रिएक्शंस होती हैं। इनका एक अच्छी तरीके से ओवरव्यू तो हम अगले लेक्चर्स में लेंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझ लो कि ये जो अपन ने एरो दर्शाया, ये जो एरो है इसका जो ये टॉप है ये बताता है कि किस तरीके से किस साइड में रिएक्शन जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उनको रिएक्टेंट के नाम से जाना जाता है, और रिएक्टेंट्स आर दोज स्पीसीज दोज रिएक्ट्स जो रिएक्ट करती है, जो रिएक्ट करती है आपस में, और जो बनाती है, जो राइट हैंड साइड में जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? मतलब जो रिएक्टेंट होते हैं वो एक दूसरे से रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन RHS, राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमेशा ही ऐसे होता है, इसको हर एक रिएक्शन को इसी तरीके से ही लिखा जाएगा। ये एक यूनिक तरीका है, इसको पहले से ही साइंटिस्ट ने, लोगों ने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि आपको ऐसे ही लिखना है हर एक रिएक्शन को। ठीक है, तो बच्चों आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आप वैसे तो नोट्स बना रहे होंगे, लेकिन आप इस स्लाइड का रिएक्शन स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये जो स्लाइड है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो स्लाइड है ये एक्सटर्नल ली गई है। अगर आपको पूरी स्लाइड्स की PDF जो नोट्स के साथ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको, हम आपकी मांग पूरी करेंगे। ओके, तो देखो उनको जो मैंने अभी बताया तो वो तो क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल इक्वेशंस होती हैं। अब सीखेंगे हम बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। तो देखो सबसे पहले हम NCERT की जो लाइन लिखी हुई है उसको पढ़ लेते हैं कि ए बैलेंस्ड इक्वेशन इज वन इन विच द नंबर ऑफ द एटम्स ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी सीखते हैं जिस तरीके से मैं अगर कोई भी एग्जाम्पल लिखता हूँ किसका एग्जाम्पल लिखता हूँ, किसी भी रिएक्शन का अगर एग्जाम्पल लिखता हूँ, तो मेरे को कुछ रिएक्शन याद आ रही है, जिसमें मेरे को याद है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम, यहाँ पे डबल एल आएगा शायद, एल्यूमिनियम क्या था, सल्फेट था शायद यार, है ना,
क्योंकि ये मेरे को पढ़े हुए बहुत दिन हो गए, ठीक है, और पढ़ाए हुए भी बहुत दिन हो गए, क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर चलता था वो ऑफलाइन कोचिंग में बहुत ज़्यादा चलता था। बाकी ऑनलाइन तो अभी जो लॉकडाउन हुआ इसलिए हमने RSA का ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, अभी स्टार्ट किया, तभी आपको कम ही वीडियोस देखने को मिलेगी इस पर। लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, हर रोज़ कोशिश कर रहे हैं, हर रोज़ आपके लिए नया कंटेंट लेके आएँ। तो आप प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और अपने इस बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें फॉर ऑल नोटिफिकेशंस, ठीक है। तो बच्चों, अगर हम आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं तो आपका अप्रिसिएशन भी ज़रूर बनता है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की जब मैं रिएक्शंस करवाता हूँ तो कोई बता सकता है कि क्या बनेगा? कोई बता सकता है कि क्या बनेगा? तो देखो यहाँ पर बनता है एल्यूमिनियम सल्फेट की, और ये जो बेरियम क्लोराइड है, इन दोनों की रिएक्शन करवाने पर बनता है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को इनके मॉलिक्यूल्स के रूप में लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा पता है आपको क्या? क्योंकि बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BaCl2, क्योंकि जो बेरियम है वो पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप में आता है और उसकी वैलेंसी होती है +2, क्योंकि मैग्नीशियम फैमिली में आता है ये। तो जो मैग्नीशियम या बेरिलियम वाली फैमिली जो होती है उनमें हमेशा +2 वैलेंसी लेके चलनी है आपको हमेशा, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम है इसको तो आप जानते हो, क्योंकि ये तो 13 नंबर पे आता है और एल्यूमिनियम में तो +3 होती है, इसीलिए Al2 ये यहाँ पे AlSO4 का फॉर्मेशन करता है। सल्फेट में -2 चार्ज होता है, इसीलिए ये एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होल थ्राइस। इसको अच्छी तरीके से मैं लिखूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि जो अपना एल्यूमिनियम होता है ना इस पर +3 चार्ज होता है, और ये जो अपना सल्फेट होता है इस -2 होता है, इसलिए जो सल्फेट वाला है वो तो एल्यूमिनियम के साथ में आ जाएगा, और जो क्योंकि न्यूट्रल करना है ना एक दूसरे को, ये न्यूट्रल करने के लिए तो कंबाइन होते हैं। आई होप आपको पता होगा, ये 9th क्लास में आपने जरूर से ही पढ़ा होगा, अगर आप एक अच्छे टीचर के साथ में हो या फिर आप लोकल जयपुर के हो तो आपने RSS से तो ज़रूर ही पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपने RSS से कोचिंग ली है तो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ Al2SO4 की, तो Al2SO4 जो है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जिसमें एल्यूमिनियम की जो संयोजकता है इसको यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। अब ये जो बेरियम क्लोराइड है इसकी रिएक्शन में Al2SO4 का होल थ्राइस जो है इसकी साथ में अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो यहाँ पर मेरे को देखने को मिलता है प्रोडक्ट में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है एक तो बेरियम सल्फेट जिसको मैं BaSO4 के नाम से जानता हूँ, BaSO4 के नाम से जानता हूँ, क्योंकि दोनों की क्या थी, यहाँ की इसकी +2 थी, इसकी -2 थी, ठीक है, तो दोनों को कैंसिल हो गई। और जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसका AlCl3 फॉर्मूला होता है, क्योंकि Cl पर -1 चार्ज होता है, जिसको -1 को लिखना हम प्रीफर नहीं करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि हमने केमिकल इक्वेशन लिख दी है, केमिकल इक्वेशन लिखना आपको आ गया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है बच्चों। क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बोलता है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द दीज इक्वेशंस या फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो आपको इस तरीके की रिएक्शंस जो हैं वो देखने को मिलेगी, या फिर ये जो रिएक्शंस हैं आपको दे देंगे, या फिर ऐसा नाम दे देंगे, इनका नाम दे देंगे, फिर आपको इस तरीके की इक्वेशंस लिखनी है, फिर इनको बैलेंस करना है। देखो बैलेंस करना क्या होता है, तो मैं लिखूं यहाँ पे कि व्हाट इज द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस या रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस की जो केमिकल इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस करना क्या होता है, इन चीज़ों को मैं अगर पढ़ूँ तो देखो आपको मैं एक लाइन में बता देता हूँ कि जो बैलेंस करना होता है वो होता है कि जो आपकी इक्वेशन हुई, लिखी आपने जो इक्वेशन, उसमें जो रिएक्टेंट साइड में जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर रिएक्टेंट साइड में जो एटम्स प्रेजेंट हैं, मॉलिक्यूल नहीं जो एटम्स है ना, पर्टिकुलर एटम की बात कर रहा हूँ, वो जो पर्टिकुलर एटम है वो आपके प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट पर्टिकुलर एटम के इक्वल होना जरूरी है बच्चों, इक्वल होना जरूरी है।
जब तक किसी भी इक्वेशन में आपको कोई भी एटम अगर इक्वल नहीं मिल रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, तो आप समझ लेना कि वहाँ पर आपने गलती किए जा रहे हो। ठीक है, ठीक है क्या बच्चों? ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करना आपको सिखाऊं तो मैं इसको अगले स्लाइड में लिखूं? हाँ ठीक है, अगली स्लाइड में लिखता हूँ। अगली स्लाइड शायद खाली है, तो देखो ये रही अपनी स्लाइड जिसमें हम लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे, तो देखो पहले तो उस रिएक्शन को वापस लिखते हैं कि BaCl2 की रिएक्शन हम करवाते हैं किससे? Al2SO4 का होल थ्राइस, जो रिएक्शन करके बनाते हैं BaSO4 प्लस AlCl3। तो सबसे पहले आपको रिएक्टेंट साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो एटम्स हैं उनको गिन लेना है कितना है। तो देखो सबसे पहले मैं अगर बेरियम से ही स्टार्ट करता हूँ, या फिर आप ऐसे करो कि जो ज़्यादा है ना, जो मोर प्रेजेंट है ना, उन पे आंखें जल्दी से डाल दिया करो, या जो ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है उस पर ज़्यादातर आप आंखें डाल दिया करें। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को हम अगर यहाँ पे करना चाहें, क्या बैलेंस करना चाहिए, बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम को हम बैलेंस करना चाहिए इसमें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 तो अंदर पड़े हैं और 3 इससे गुणा हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 4 × 3 मतलब ये 12 ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। इस साइड में रिएक्टेंट साइड में 12 ऑक्सीजन है, जबकि जो अपना प्रोडक्ट साइड है यहाँ पर 4 ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपको 12 करने के लिए आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में आपको ऑक्सीजन एटम जैसे ही आपका बैलेंस होता है, इसके बाद में आप चलो कि जो ऑक्सीजन के साथ में जो भी एटम्स थे ना, जो भी एटम्स थे, एटम्स विद ऑक्सीजन, उन पे क्या फ़र्क पड़ा ऑक्सीजन के बैलेंस होने पर। देखो ऑक्सीजन पे बैलेंस होने पर बेरियम 3 हो गया इधर, लेकिन इधर बेरियम 1 ही था। इधर सल्फर 3 हो गया, लेकिन इधर सल्फर 3 था। वेरी गुड, सल्फर भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है बच्चों, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है। तो सबसे पहले मैं अगर एल्यूमिनियम की छोड़कर अगर Cl2 की बात करूँ, तो इधर बेरियम को 3 कर दूँ, क्योंकि बेरियम इधर 3 है, तो इसको बेरियम को मैं अगर 3 कर देता हूँ, तो अब देखो सबसे पहले मैं अगर ऑक्सीजन की जो बात करता हूँ, ऑक्सीजन को मैंने बैलेंस किया, तो मैंने क्या लिखा कि यहाँ पर BaCl2 था और इधर एल्यूमिनियम सल्फेट था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था। इधर ऑक्सीजन 13 थे, इधर 12 थे, और इधर तो जो थे इधर बेरियम सल्फेट जो है SO4 लिख के यहाँ पे AlCl3 लिख दिया। बोर्ड जो एग्ज़ाम्स होती हैं वहाँ पर आपको किसी भी तरीके की स्टेप्स लिखने को नहीं बोलता है। एग्जामिनर क्या बोलता है? एग्जामिनर बोलता है कि ये जो मैंने इक्वेशन दी है ना आपको, इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पर 4 ही ऑक्सीजन थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया था, यहाँ पे 12 हो गया। यहाँ तक आपको आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। तो अगर मैं आगे की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि जो बेरियम क्लोराइड है, इधर बेरियम 1 है जबकि इधर 3 है, तो इधर मैं बेरियम को 3 बना देता हूँ। जैसे ही मैंने बेरियम को 3 बनाया तो आप देख सकते हैं कि जो बेरियम को 3 बनाने पर जो Cl है वो 6 हो गए, 3 × 2 3 × 2। ठीक है, इधर 3 तो ये रहे और ये Cl2 कितने हैं? 2 Cl तो अंदर थे, है ना, 2 तो अंदर थे, 3 और आ गई, 3 Cl2 और आ गए, 3 तो कितने हो गए? ये 6 Cl हो गए। मतलब जो क्लोराइड है वो कितने हो गए? 6। जबकि मैं इधर देखूँ तो इधर तो 3 ही हैं। अगर 3 से 6 बनाने हो तो हमको पता है कि 3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर 3 को 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 6 मिलेगा, और हमको क्लोरीन जो है वो 6 देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है, इधर एल्यूमिनियम बच गया ओनली। तो जो देखो, जो हम ऑक्सीजन का अगर बैलेंस करते हैं उसके बाद में अगर छोड़ देते हैं तो वो इक्वेशन कहलाती है पार्शियली बैलेंस्ड
बैलेंस्ड, ये जो बी है ना ये बहुत अच्छे तरीके का लिख गया आज, है ना। बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, मतलब ये पार्शियली बैलेंस्ड है, ये फुली बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे एल्यूमिनियम देखो, यहाँ पे 2 है लेकिन इधर एल्यूमिनियम 2 है, वेरी गुड बच्चों। इधर एल्यूमिनियम 2, इधर एल्यूमिनियम 2, इधर सल्फेट 3, इधर सल्फेट 3। देखो ये एक अंदर था, 3 इधर बाहर लगा दिया, तो 3 × 1 3 हो गया, सल्फेट 3 हो गया ना बच्चों। तो देखो यहाँ पे लिख लो, बेरियम इधर कितना था, इधर था ये हो गया रिएक्टेंट साइड और ये हो गया प्रोडक्ट साइड, ठीक है। बेरियम, एल्यूमिनियम, Cl, ऑक्सीजन, ये 4 ही एटम थे ना, और सल्फर भी तो था बच्चों। बेरियम कितने थे सर, रिएक्टेंट साइड में 3 थे और मैंने प्रोडक्ट साइड में भी 3 कर दिया, देख लो चाहे। एल्यूमिनियम जो थे इधर रिएक्टेंट साइड में 2 थे सर, मैंने एल्यूमिनियम प्रोडक्ट साइड में भी 2 कर दिए सर। क्लोरीन जो थे इस साइड में 3 × 2 मतलब 6 थे, इधर भी 3 × 2 मैंने 6 कर दिया। ऑक्सीजन सर इधर 4 × 3 12 थे, इसीलिए मैंने इधर 3 से मल्टीप्लाई करके इधर भी 12 करवा दिया। और जो सल्फर था इधर सल्फर जो था ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सर 3 था, और अपन को अपने आप इधर रिएक्टेंट साइड में 3 सल्फर देखने को मिल गए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सल्फेट जो लिखा हुआ है ना, ये जो सल्फेट लिखा हुआ है इसमें जो बाहर, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया क्योंकि ये जो 3 है ना ये दोनों के लिए। इसमें सल्फर कितने हैं, यहाँ पे 3 तो सल्फर है, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 4 × 2 12 ऑक्सीजन परसेंट है, ठीक है। ये ओनली ऑक्सीजन के लिए नहीं है कि ऑक्सीजन का 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 आ गए, तो ये सल्फर के लिए भी है बच्चों, तो ये आपको मानकर चलना है, ठीक है। तो आपने इस अभी इतनी देर में क्या सीखा कि किसी भी इक्वेशन को किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के लिए कौन से स्टेप होते हैं। देखो मैं स्टेप इसीलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि आप ज़्यादा कंफ्यूज होगे और आप ज़्यादा रटने की कोशिश करोगे बच्चों, तो आपको समझने की ज़रूरत है। समझना क्या था यहाँ पर, आपको समझना यही था कि जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या जो ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है उस चीज़ को या उस एटम को सबसे पहले उठा लो। जैसे यहाँ पर ज़्यादा नंबर पे मेरे को दिख रहा था कि ऑक्सीजन ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट था, तो मैं ऑक्सीजन को उठा लिया, मैंने ऑक्सीजन एटम को, उसको सबसे पहले मैंने इक्वेशन को क्या कर दिया, ऑक्सीजन को मैंने दोनों साइड में इक्वल कर दिया, बैलेंस कर दिया। रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, दोनों साइड मैंने इक्वल कर दिया। उसके बाद में धीरे धीरे कड़ी आगे बढ़ती गई। ऑक्सीजन के बाद में ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ सल्फर था, वो अपने आप बैलेंस हो गया। उसके साथ में जुड़ा हुआ बेरियम था, उसको मैंने बैलेंस करने के लिए इधर 3 लगा दिया। बेरियम के साथ जुड़ा हुआ जो क्लोरीन था उसको भी इक्वल करने के लिए मैंने प्रोडक्ट साइड में 3 लगा दिया। तो अगर मैं अब फुली फिल्ड या फिर फुली बैलेंस्ड अगर मैं रिएक्शन लिखूं, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखूं, तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूं। देखो फुली बैलेंस्ड को मैं लिख सकता हूं उस जो अभी लिखा आपने कि सर वहाँ पे BaCl2 जो थे ना वो 2 थे, प्लस जो एल्यूमिनियम जो सल्फेट था वो था कितना, एक ही था। इसके बाद में क्या बना था, बेरियम सल्फेट जो कितना था 3 था, प्लस इधर क्या था एल्यूमिनियम क्लोराइड जो यहाँ पर मैंने 2 लगाया था। ये एक फुली बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल डाल रखा है, जो एग्जांपल है अपने आयरन का रिएक्शन हम अगर H2 से करवाएं तो अपन को मिलेगा आयरन ऑक्साइड। Fe की रिएक्शन अगर H2 से करवाते हैं तो हमको देखने को मिलता है FeO और H2 बाहर निकलती है। इधर Fe जो था एक था, इधर Fe एक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे H2 एक है, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2। ये पहले से ही क्या है बच्चों, ये पहले से ही बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब अगर बात करें हम एक और इस रिएक्शन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि ये Fe2O3 भी बना सकता है। आपको पता है ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स क्यों बने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो Fe था ना ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, या +2 वैलेंसी कह सकते हो आप। ऑक्सीडेशन स्टेट तो एक हायर लेवल का नाम हो गया, तो आप इसको वैलेंसी समझ सकते हो।
तो +2 से -2 ऑक्सीजन का कट गया, उसके बाद में Fe को फॉर्मूला फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अगर मैं Fe की जो संयोजकता है उसको मैं +3 लेके चलता हूँ, +3 लेके चलता हूँ, इसीलिए यहाँ पे Fe2O3 का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन होने पर आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करने के बजाय, फोकस करने के बजाय आपको फोकस करना चाहिए कि जो रिएक्शन हैं वो किस तरीके से बैलेंस हो रखी हैं, ठीक है। तो आपको इस रिएक्शन को अपनी कॉपी में लिखना है पहले बिना बैलेंस के, Fe प्लस H2O इक्वल्स टू Fe2O3 प्लस H2। इसके बाद में आपको पहले ऑक्सीजन को करना है, फिर आयरन को करना है, फिर हाइड्रोजन को करना है। बैलेंस करने के बाद में आपको फुली फिल्ड इक्वेशन को लिखना है और फिर कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करना है। और हम अगले लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे, वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अलग अलग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस मिलती हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमको देखने को मिलती है। ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं ये हम बहुत सारी देखेंगे और बात करेंगे कि ये जो रिएक्शंस हैं किस तरीके से बैलेंस होती हैं। तो देखो, आपने इस पूरे लेक्चर में बैलेंसिंग इक्वेशन समझी, केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं ये समझी। तो आपको अगर ये समझ में आया या फिर आपको ये अच्छा लगा लेक्चर हमारा, क्लास हमारी, तो प्लीज़ आप इस लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा और क्या क्लास 10th बोर्ड के लिए आरबीएसई या सीबीएसई दोनों ही होगी। अब तो एनसीईआरटी चलती है दोनों के, तो है ना, तो दोनों के लिए क्या और भी चाहिए आपको इस तरीके का कंटेंट, इस तरीके का और भी कंटेंट चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वी विल ट्राई टू रिप्लाई, ठीक है, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड रिप्लाई ही नहीं, हम आपके पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पर वीडियो या लेक्चर या क्लास बनाने की ज़रूर से कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव आएँ, लाइव पढ़ाएं, तो आप वो भी ज़रूर बताएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी उतना ही आपको फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है, और ज्ञान बढ़ेगा तो पुण्य मिलेगा, ठीक है। ये तो मैं हमेशा मेरे बच्चों को या स्टूडेंट्स को ज़रूर से कहता हूँ, क्योंकि मैं हायर क्लासेस की क्लासेज होती है वहाँ पे भी पढ़ाता हूँ। 11th 12th के बच्चे जो होते हैं वहाँ पर केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है वो मैं पढ़ाता हूँ, और 10th तक मैं साइंस और मैथ्स दोनों पढ़ाता हूँ। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ मेरे ऑफलाइन क्लासेस में भी, जो शेयरिंग होती है वो हमेशा केयरिंग होती है, हर एक चीज़ को शेयर करना ज़रूरी होता है। तो आप प्लीज़ से इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ठीक है। तो आप अपना केयर ज़रूर करें, कोविड से ज़रूर बचें और अपनी गवर्नमेंट को ज़रूर से हेल्प करें, अपने समाज को हेल्प करें इन द फाइटिंग ऑफ द कोरोना वायरस कोविड-19। हम ज़रूर से जल्दी इस महामारी से दूर होंगे, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।